नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज सत्य और झूठ में स्वागत वेलकम ऐसी चीज़ को लेकर मैं अंदर से एक प्रकार से चूर हो चुका हूँ। ऐसा शब्द कहीं ना कहीं मुझे अंदर से खल रहा है। मैं बातें इस चीज़ को लेकर कर रहा हूँ जो हमारे गुजरात में अहमदाबाद में जो एयरबेस पर जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें हमारे देश और विदेश के नागरिक थे, जिसमें विदेश कनाडा, यूके, पुर्तगाल के भी उसमें नागरिक थे, जो 242 के आसपास थे, जिसमें सिर्फ एक ही रमेश जी नाम का एक व्यक्ति थे, वो बचे। बाकी 241 उसमें शहादत हो गए। तो हम उनकी आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं 140 करोड़ की तरफ से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार जहाँ भी हो, देश विदेश में हो, उन्हें इस पल भगवान उन्हें वो शक्ति प्रदान करें जो उसको हिम्मत, उसको ढाढ़स बना सकें। ये बड़े ही क्रिटिकल पल है उनके परिवार के लिए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और समाज जो भी उनके आजू बाजू हैं, इस पल में उन्हें अपने तरफ से 100% दें, उस परिवार को उसे संभालें और भगवान उनको शांति दें, उनकी आत्माओं को जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो दरअसल बातें यह है कि दोपहर का समय था, अहमदाबाद से सीधे नॉन स्टॉप यूके के लिए प्लेन जाना था, हवाई जहाज उड़ान भरा था, लेकिन 59 सेकेंड में ही ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी जो कि एक कुछ ही दूर पर जाकर एक ऐसे बिल्डिंग से टक्कर खाए और प्लेन पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया। और वो जो बिल्डिंग था वो एक प्रकार से कहें तो वो मेडिकल हॉस्पिटल थे, जिसमें कि वहाँ का स्टाफ लोग ढेर सारे उस समय उसमें थे। तो दोपहर का समय था, सब उसमें थे और वो इतना ज़ोर से धमाका वहाँ पर हुआ कि बचाने के लिए दूर दूर से लोग आ नहीं सका। कारण ये था कि जो ये नॉन स्टॉप एरोप्लेन थे, उसकी क्षमता, उसकी शक्ति जो थी 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर सकती थी एक बार ईंधन अगर उसमें भर दिया जाए। तो ये बताया जा रहा है कि एरोप्लेन में 1.25 लाख लीटर का ईंधन फ्यूल उसमें भरा हुआ था और वो कुछ सेकंड में जाकर वो क्रैश किया। तो उसकी फ्यूल से आग का गोला जो उसमें जो हीट, वो गर्मी, वो तापमान इतना बढ़ गया कि उसे कोई बचा नहीं सका। चोट लगने से तो बच जाता, लेकिन आग में जो जलन हुआ उससे इसमें काफ़ी कैजुअलिटी आई है, काफ़ी क्षति पहुंचाई है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो कंपनी जो एरोप्लेन को निर्माण किया था, ये अमेरिका का कंपनी थे, बोइंग 787 था, बोइंग कंपनी ने इसे निर्माण किया था और ये सबसे सुरक्षित माना जाता था। और ये कंपनी ने सुनिश्चित किया था कि इसकी कम से कम जो समय निर्धारित किया था तो वो 50 साल तक ये चलेंगे। और इसे भारत ने 2011 में इसे 14 में माफ़ करें, इसे 14 में लिया था। तो महज 11 साल ये चले हैं। तो इसलिए मैं सबका संदेह दूर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे देश का जो महापुरुष हैं वो कहते हैं कि ये एक बुढ़ापे टाइप में से एरोप्लेन थे, जिसे रिटायर कर देना चाहिए, उसे हंसका देना चाहिए, ऐसा कुछ बातें कर देना चाहिए, कर रहे थे। लेकिन आप सबको इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि इसकी जो क्षमताएं थे और इसकी जो टाइम थे वो काफ़ी परफेक्ट था, अभी कुछ इसमें हुआ ही नहीं था। तो बहुत से एक्सपर्ट ये चीज़ जता रहा है कि हो सकता है ये जो टेक्निकल आए हैं या कहीं ना कहीं इसमें जो प्रॉब्लम, खामियां आए हैं, तो ये एक जांच का विषय है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इसमें बर्ड्स जो चिड़िए होते हैं और ये ऊपर जो गए थे महज 425 मीटर की दूरी गए थे, ये कोई खास ऊंचाई नहीं कर पाई थी तय, तो ये बहुत कम ही ऊंचाई पे थे और वो सीधा एक बिल्डिंग से जा टकराए थे।
तो अगर उसमें बर्ड्स का नौबत आता तो इसमें 2 इंजनें हैं जैसे कि बताया जा रहा है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। ये पहला विमान ऐसा हादसा हुआ है जो 787 है। इससे पहले कभी भी ये हादसा नहीं किया। ये अपना सर्विस जो दिया है आज तक 100 करोड़ से ज़्यादा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करवा चुके हैं, पूरे देश और दुनिया में मैं मिला के कह रहा हूँ। तो ये सबसे बेहतरीन एरोप्लेन में से एक था। ये जिस तरह के इवेंट हुआ है, जिस तरह की घटना हुआ है, ये अपने आप में एक वो तुलनीय है, वो विश्वसनीय है। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। आपको याद होंगे कि जिस तरह की टाइटैनिक में इवेंट हुआ था, टाइटैनिक के जहाज जो पनिया जहाज़ थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को अलविदा कहकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे और वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर चुके थे कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा। इसमें भी उसी तरह का हुआ था कि कुछ ऐसे जो यूके के, ब्रिटेन के जो नागरिक थे, उन्होंने अपना फ़ोटो, अपना इस तरह का चीज़ें को शेयर किया था कि गुड बाय इंडिया, और वो भारत को बाय बाय कर रहा था और वो इंग्लैंड जाना चाह रहा था। लेकिन वो इस तरह के इंसिडेंट का कारण बन गया, उसका अंतिम गुड बाय रहा। तो ये सब दर्द और ये सब पीड़ा अपने आप में एक कष्ट, एक दुखद बड़ी कहानी का प्रतिबिंबित करता है। और जो ये हादसा हुए थे उसमें गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो ये कई मायने में खास हो जाते हैं और ये जांच का विषय तो सुनिश्चित करते हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो चुका है कि ऐसा क्यों हुआ है। कोई कह रहा है कि ये जो पायलट थे, जो चालक थे, वो कहीं इसमें अपना टेक्निकल या कुछ ऐसा उनमें प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन वो कोई नए पायलट नहीं थे। जो इसका पायलट, जो इसको संचालन कर रहा था, जो चालक इसका था, उसे 8000 घंटे से अधिक एरोप्लेन को चलाने का अनुभव था। उसे कई सारे उपाधि भी इसमें प्राप्त हो चुके थे। वो मजे हुए खिलाड़ी थे। और दूसरा जो इसमें को पायलट था, वो 800 से ऊपर 1100 किलोमीटर का अनुभव थे। वो भी बहुत अनुभवी माने जाते हैं। तो चालक के लेके किसी भी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही दोनों इंजन इसमें काम करना बंद किया था और इस तरह के जब बर्ड्स का शिकार होते हैं, पक्षी इसमें पंख में आ जाते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो पीछे की तरफ से धुआं चलता है। तो ऐसा भी इंसिडेंट नहीं देखा गया। तो उससे ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें बर्ड्स वाला कोई भी वाद्य नहीं हो सकता है। और ये एक इंटरनेशनल एरोप्लेन था। ये कोई हमारे भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य वाला नहीं था। तो ये जब कोई इंटरनेशनल एरोप्लेन होता है, उसको कई चरणों से जांच से गुजरना पड़ता है जब तक वो अपना उड़ान भर ना दे। तो उसको अलग अलग टीम आके उसकी एक एक इंजीनियरिंग आके उसके एक एक चीज़ों को बारीकी से जांच करते हैं कि इनका फ्यूल, इनका जो भी चीज़ है, जो भी इसका उड़ान के लिए सक्षम है, उसको बार बार से चेकअप किया जाता है। और अंत में जब चालक आते हैं, चालक खुद इसे अपनी तरह से पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्री चेक होता है, एक प्रकार से कहें तो वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खामियां हो सकता है और दूसरा कोई नहीं इसमें बात। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एरोप्लेन का जो पंखे होते हैं, उनके पीछे एक वार प्लेब नाम का एक चीज़ होते हैं जो पीछे होते हैं। और उसका काम ये होता है कि जब उड़ान भरते हैं जहाज़ें और जब वो अपना लैंड करते हैं ज़मीन पर, तो उसकी संतुलन जो है उसको बरकरार रखते हैं, उसको सही संतुलन बना के रखते हैं। उसमें उसका पूरा रोल होता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा। ये सब मैं पहले आपको कहा कि ये सारा चीज़ जांच का विषय है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो प्री चेक हुआ करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें इस चीज़ को लेकर गड़बड़ी हुआ होगा, तो वहीं कहीं ना कहीं मिस हुआ होगा। और जैसे भी हम सब जानते हैं कि चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे
एरोप्लेन हो, कोई भी ऐसा जो चलता है, तो उसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि उसमें आधुनिकीकरण के तौर पर उसमें नए नए चीज़ों को लगा दिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं ब्लैक बैग के रूप में, तो वो इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो सारा चीज़ों का पिक्चराइज कर दिया जाता है। वो एक प्रकार से सारी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, और जब इंसिडेंट के बाद उसको जांच किया जाता है तो वो इस चीज़ को बता देता है कि इसमें क्या क्या इवेंट हुआ था। तो पहला चरण जो है उनसे ब्लैक बैग जो है उसकी मदद से देखा जाएगा कि इसमें खामियां कहाँ हैं। तो ये बड़े ही मजबूत पदार्थ से बनाया जाता है, आग लगने पर भी इसको उतना क्षति नहीं के बराबर होता, ये अधिक टेम्परेचर सहने की इसमें क्षमता होती है। तो ये एक प्रकार से आपको मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 125 लीटर फ्यूल डाला गया था। ये नॉन स्टॉप एरोप्लेन थे जो सीधा अहमदाबाद से उड़ान भरा था, ये इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। तो ये बोइंग जो कंपनी है वो इस तरह की जहाज़ का निर्माण करते हैं। अभी भी 950 से ऊपर इस जहाज़ को, इस एरोप्लेन को लाइन में ऑर्डर पर लगा हुआ है, दूसरे देश इसे खरीदेंगे, और इसकी कॉस्ट लगभग एक एरोप्लेन का 2000 करोड़ का आता है। ये भी कहीं ना कहीं मोटी रकम है, और इसे 2014 में भारत ने इसे लिया था। और आप जानते होंगे कि आज हमारे बीच अगर रतन टाटा जी होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये अब टाटा कंपनी ने इसे एयर इंडिया को खरीद लिया है, फिर उनके पास ही पहले उन्हीं के पास था, कुछ बीच में भारत सरकार ने इसे अपने पास ले लिया था, फिर 2021 में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अपने पास ले लिया है। तो आज रतन टाटा ऊपर से इस चीज़ को देखते होंगे तो उसे कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहें तो एक गिल्टी, या एक इस प्रकार से कहें तो जो प्री चेक में कहीं मिस हुआ होगा तो वो अपने वर्कर से कहीं ना कहीं नाखुश व्यक्त करेंगे। तो सारी बातें मैं आपको बताऊं और उससे मैं इस चीज़ को सुनिश्चित कराऊं कि आखिर मिस कहाँ हुआ है। और इसमें जो सोचने वाली बात है, केस स्टडी की बात है, दुनिया का सबसे जो सत्य है वो मृत्यु है। लेकिन रमेश जी जिस तरह से इसमें अपना दिलेरी दिखाया है, जिस तरह से वो इस चीज़ से बाहर निकले हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। हम सब कहते हैं कुछ मिनट समय है, ये काफ़ी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जो एरोप्लेन क्रैश किया है तो वो 59 सेकंड के अंदर इस चीज़ को, इवेंट को उन्होंने देखा है कि हमारे आंखों के सामने अब प्लेन क्रैश करेगा। तो वो 59 सेकंड के अंदर में डिसीजन लिया होगा। तो कुल मिला के कहें वो 30 सेकंड में अपना क्विक डिसीजन लिया होगा कि मुझे क्या करना है, और वो आगे में बैठा था। जो उनका सीट नंबर था वो 11A था। तो अक्सर जहाज़ में ये कहा जाता है कि पीछे वाला का बहुत बचने का चांस अधिक रहता है, क्योंकि आगे वाला पार्ट किसी से क्रैश होता है या कहीं टकराते हैं तो आगे वाला को डैमेज अधिक करते हैं। लेकिन सीट नंबर 11 जो था, 11A जो था, वो आगे पड़ता था। और रमेश जी देखिए 30 सेकंड में अपना क्विक डिसीजन लिया और वो मौत के मुंह से भी निकल गए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे जो बड़ी सत्य है वो है मृत्यु। लेकिन अगर आपका अभी मृत्यु को जाने का या उसे मात करने का आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, तो आप पूरी तरह से मृत्यु को मात दे सकते हैं। तो रमेश जी से हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए, और कुछ भी संभव नहीं है और सब कुछ संभव है, इसे भी हमें ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकता है। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि जैसे आपको याद होंगे कुछ दिन पहले जो IPL का बेंगलोर में जो IPL का जीत समारोह मनाया गया था, एक अलग वाला प्रकार से आतिशबाजी हुआ था, जिसमें विराट कोहली एक अलग अंदाज में आए थे, और उसमें जो भीड़ में
एक प्रकार से भगदड़ मचा, तो कई जाने उसमें गई थी। तो मौत कहीं भी आ सकता है। कभी कोई सोचा नहीं था कि ये जो हॉस्टल थे जहाँ पर ये जहाज आके टकराए तो वहाँ भी मौत आ गया, कोई सोचा नहीं था। तो ये सारा चीज़ कब कहाँ आ जाएंगे किसी को पता नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा एक डिसीजन मेकिंग जो हम कहते हैं कि तुरंत हमें डिसीजन लेना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। ये 30 सेकंड में रमेश जी ने हमें बता दिया है कि 242 जो उसमें यात्री थे तो उसमें से सिर्फ एक ही बचे, बाकी 241 क्रू मेंबर को लगा के सारे के सारे मौत के गाल में समा गए। तो ढेर सारी बातें इस पर हो गई, अभी जांच के विषय बने हुए हैं और आने वाला कुछ घंटे कुछ दिन में इससे जो निकलेगा इनपुट वो मैं आप सबों के साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। और हमें ज़िंदगी इस तरह से जीना चाहिए, ना भूतो ना भविष्य, तो हमें वर्तमान में रहना चाहिए। कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता था। इसमें जितने भी स्टूडेंट कहें या कोई एस्पिरेंट कहें या कोई अभिभावकगण कहें, सब ये सोच रहे थे कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं, कल से हम नए सिरे से दूसरा काम शुरू करेंगे, स्टडी करेंगे। या जो भी कैनेडियन थे, पुर्तगाली थे, जो भी व्यक्ति थे इसमें सब अपना अपना मिशन को लेकर जा रहे थे कि कल मैं ऐसा करूँगा। लेकिन क्या आप इस चीज़ को लेके पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे थे कि कल मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा? ये असंभव है। और मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप अपने बेड पर आज सो रहे हैं तो कल का सूरज आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो इस समय आप बेड से जैसे जागें, कल का सूरज देखने का आपको वो सौभाग्य प्राप्त हुए, तो आप खुद से और सूर्यदेव का भी नमन करें कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। और लगातार अपने कामों के प्रति फोकस रहें, डेडिकेशन तरीके से उसके प्रति समर्पित भावों से लगे रहें। कल को किसने देखा है और कल के ऊपर किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। जो करना है अभी करना है, आज ही करना है, कल किसने देखा है। तो मैं एक बार फिर से आप सबों को कहता हूँ कि हम सूरज को, उगते हुए सूरज को देखते हैं तो सबसे पहले उनके सामने नतमस्तक हमें होना है कि सूर्यदेव आपने मुझे अपना दर्शन दिए हैं। तो आगे की जो भी आएंगे बातें मैं आप सबों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से उन परिवार के लिए भगवान इस क्षण इस पल में उन्हें वो शक्ति प्रदान करें जो इस कष्ट, इस पीड़ा को सहें और इससे जल्द ही उभरे, अपना अपना काम में लगें और राष्ट्र के उत्थान के लिए वो काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपने शरीर, अपने आप पर ध्यान दें।